12 एडमिशन कंफर्म हुई है भाई। और मैं एक फॉर्म भरा था, मैं कैंसिल हो गया। जो फॉर्म लेना है कि उसमें मैंने आया ना नको आप सॉरी डोंट काम थानी फीस कितनी है? 12 आनी थानी 12,600 सेम है ओके। ठीक, तो कल हमने जो देखा था उसमें बुक कीपिंग क्या होता है ये हमने डिस्कस किया, अकाउंटिंग क्या होता है ये हमने डिस्कस किया, और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है हमने ये भी डिस्कस किया। बुक कीपिंग मतलब क्या, दो चीज़ें होती है बुक कीपिंग में, क्या रिकॉर्डिंग होता है और क्लासीफाइंग होता है, बराबर। रिकॉर्डिंग क्या किधर करते हैं अपन? बुक ऑफ ओरिजिनल, मतलब अपन बोलते समय अभी जर्नल बोलेंगे, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। और क्या रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल में? जो भी एक्सपीरियंस क्या है उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजैक्शंस। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? Transactions. ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शंस में भी कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे? हाँ, फाइनेंशियल मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बराबर ना, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, बराबर ना। ओके, तो रिकॉर्डिंग होने के बाद, क्लासीफाइंग होने के बाद हमको क्या करना है? फिर हम समरी बनाते हैं। समरी कितने फॉर्म्स में बनती है? 3। पहले बनेगा क्या? ट्रायल बैलेंस, फिर बनेगा क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनेगा क्या? बैलेंस शीट, बराबर। फिर ये जो हमने समरी बनाई है इसको हमको क्या करना है? एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, और उसके बाद हमको उसको कम्युनिकेट करना है, बराबर। और ये जो भी चीज़ें हैं इसके रिलेटेड जो रूल्स है वो हमको कौन बताता है? अकाउंटेंसी बताता है। किसके रिलेटेड? बुक कीपिंग के रिलेटेड और अकाउंटिंग के रिलेटेड जो रूल्स है, जो तरीका है, जो प्रेजेंटेशन है, ये हमको अकाउंटेंसी बताता है। आया ना? ओके। बुक कीपिंग में हम यूजुअली क्या करते हैं? हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग में क्या करते हैं हम? डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी आती है, अकाउंटिंग भी आती है, बराबर ना। तो अकाउंटिंग में जब हम समरी बना रहे तो वो समरी कितने पीरियड की होती है? 12 मंथ्स की, 1 साल की, बराबर ना। रिकॉर्डिंग जैसे ट्रांजैक्शन हुआ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बराबर। मतलब डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्डिंग हुआ, हाँ, उसका लेजर में वो ट्रांजैक्शंस को हमने लिख दिया वापस, हाँ। ये होने के बाद अभी हम समरी जब बनाएंगे तो समरी 1 साल की बनती है। ट्रायल बैलेंस बनेगा वो 1 साल का बनेगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा वो 1 साल का बनेगा। बैलेंस शीट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है, बराबर ना। फाइनल अकाउंट्स वो जो भी है, मतलब आएंगे उसके ऊपर भी अपन। तो क्लासीफाई जब कर रहे हैं तो मैं बोलता लेजर बनाना है। लेजर बनाना मतलब क्या? हमको क्या बनाना होता है? अकाउंट बनाना होता है, बराबर। अकाउंट कैसे बनता है? टी फॉर्मेट में बनता है। एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। ये दोनों को अपने अपने नाम है, वो अपन ये चैप्टर होने के बाद देखेंगे कि उसको क्या बोलते हैं अपन, ठीक है। ओके, इतना हमने कल डिस्कस किया था। ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड डिस्कस किया था। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के रिलेटेड का, बराबर ना। ओके, तो आज हम कुछ टर्म्स देखने वाले हैं। टेक्स्ट बुक को ही ओपन करके, टेक्स्ट बुक है सबके पास? हाँ। फर्स्ट चैप्टर अगर हम ओपन करें तो इसमें ये तुमको डिफरेंस बिटवीन दी है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। 2 मिनट के लिए इसको सिर्फ डिस्कस कर दे, तुमको समझ में आएगा कि वही है बातें, अलग अलग फॉर्म में बोली है लेकिन वही है जो हमने कल डिस्कस की थी, ठीक है। तो बुक कीपिंग, फर्स्ट पॉइंट है उनका मीनिंग। इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम भी वही बता रहे थे कि बुक कीपिंग में हम रिकॉर्डिंग करेंगे और क्लासीफाइंग है। अकाउंटेंसी में इट इज़ रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। कुछ अलग डिस्कस किया अपन ने कल? नहीं, सेम वही बात है। स्टेज, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज द बेस फॉर अकाउंटिंग। जैसे मैंने तुमको कल बोला, समरी बिना क्लासीफाइंग के बना सकते हैं क्या? नहीं। क्लासिफिकेशन बिना रिकॉर्डिंग के कर सकते हैं क्या? नहीं। तो रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग जो है ये क्या है? एक प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग का, बराबर ना। सिमिलरली अकाउंटेंसी अगर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बात वही है, घुमा फिरा के बोली वापस, सारे पॉइंट्स आपको वही लगेंगे, बात वही है, सिर्फ घुमा फिरा के बोला होगा। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक।
वही है, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है? एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना है। ऐसे ही कुछ भी बुक खोली, पेज निकालो, उसमें कुछ तो लिख दिया, ऐसा नहीं। एक सिस्टमैटिक वे है इसको रिकॉर्ड करने का, वो बुक कीपिंग करता है। और अकाउंटेंसी का द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही है जो अपन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तो फिर इसको बोला जाता है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये मतलब समरी बनाना, ठीक है ना। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों मिला के अकाउंटेंसी बनती है। तो प्राइमरी स्टेज के बाद सेकेंडरी स्टेज किधर आया? अकाउंटिंग पे। उसमें हम क्या करते हैं? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज। हमारा तीसरा पॉइंट क्या था अकाउंटिंग का? कम्युनिकेट करना, बराबर ना। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर स्टाफ। अभी ये क्या पॉइंट है? अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कौन करेगा? जूनियर स्टाफ करेगा। और समरी कौन बनाएगा? सीनियर स्टाफ बनेगा। अभी ये कोई पॉइंट होता नहीं है। हाँ, आउटकम्स बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट्स इन जर्नल एंड लेजर। वही तो बात किया, जर्नल बुक था एक और लेजर का बुक था। और द रिजल्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो जो हमारा समरी वाला पार्ट था। पीरियड बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स। हम रिकॉर्डिंग करते हैं डे टू डे बेसिस पे करते हैं, हाँ या ना। और अकाउंटेंसी गिव्स डिटेल्स ऑफ द एंटायर ईयर। एनालिसिस अगर करेंगे, द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। अपन एनालिसिस किधर करते हैं? अकाउंटिंग में, मतलब वो अकाउंटेंसी का पार्ट हो गया, है ना। तो अकाउंटेंट यूजेस बुक कीपिंग इन्फॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा एंड देन कंपाइल्स इट इनटू रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट्स का नाम क्या होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके अलावा और कोई रिपोर्ट नहीं बनता। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। अभी इतना बड़ा बुक उसके सामने रख दोगे, वो क्या डिसीजन लेगा? उसको अगर कुछ चाहिए, अरे सेल्स, अरे किधर है सेल्स, अरे कितना सेल्स, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। वो बोलेगा भाई तुम ही देख लो, तुम ही देख लो। तो मतलब अपने को क्या करना है? समरी बनाना है। तो मतलब हम जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उससे अपने को क्या पता चलेगा मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है। अगर लॉस हो रहा है तो किधर लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, कौन सा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, किधर हम हमारे खर्चे को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, या लॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉफिट में, है ना। तो ये मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग होता है, बराबर। तो ये वो ट्रेडिंग P&L अकाउंट देख के और बैलेंस शीट देख के ही बता सकता है। वो जर्नल एंट्रीज को देख के बता नहीं सकता, मतलब जर्नल बुक को देख के बता नहीं सकता कि क्या डिसीजन लेने का। बात समझ में आ रही है? और स्किल रिकॉर्ड वगैरह जान दो। तो आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस नहीं आते, ये सिर्फ डिफरेंस में पढ़ इसीलिए रहा हूँ कि हमने कल यही चीज़ देखी हुई है, हमने शॉर्ट में देखी, उन्होंने वही इन्फॉर्मेशन 10 पॉइंट में बता दी, अलग कुछ देखा हुआ नहीं है इधर, बताया हुआ नहीं है इधर। अभी अगर हम आगे बढ़े तो हमको कुछ टर्म्स देखने हैं। टर्म्स में हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। 2 टाइप के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, दूसरा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें क्या इन्वॉल्व है? पैसा, मनी इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? जिसमें मनी, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। उसको हम क्या बोलेंगे? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मतलब अगर मैं कुछ चीज़ बेच रहा हूँ तो उसके बदले मुझे क्या मिलने वाला है? पैसा मिलने वाला है, बराबर। पैसा मिलने वाला है, आज नहीं तो कल, वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या मिलने वाला है? पैसा। अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो उसके बदले मुझे क्या देना है? पैसा देना है। अभी दो या बाद में दो, वो बात की बात होगी, ठीक है। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मतलब तुमको मतलब पता ही होगा अभी, बार्टर ट्रांजैक्शंस। हाँ, 1 किलो चावल के बदले 1 किलो गेहूँ दे दी, समझ रहे क्या? राइस के बदले वीट दे दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ है। दूध के बदले पनीर दे दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो इसको बोलते हैं बार्टर ट्रांजैक्शंस। उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती। तो अभी मुझे बताओ, इसका कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्या अपन? मतलब इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्या? नहीं। रिकॉर्डिंग हम किसकी करेंगे? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। अभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को और 2 पार्ट में तोड़ा, क्या? तो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो हमने कल भी डिस्कस किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पे अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो मैं कैश पे भी परचेज कर सकता हूँ और ये कैश पे भी परचेज कर सकता हूँ, और जिसको उधार हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट परचेज। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट परचेज, बराबर ना। मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं गुड्स को सेल कर रहा हूँ तो सेल भी में या तो मुझे इमीडिएट पेमेंट मिलेगा या तो मुझे पेमेंट बाद में मिलेगा। समझ में आ रही है बात? अगर इमीडिएट पेमेंट मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैश सेल्स। और अगर मेरे को पेमेंट बाद में मिलने वाला है, मतलब हाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो वो 2 टाइप से होगा, या तो कैश ट्रांजैक्शन होगा या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, बराबर ना। अभी मुझे एक बात बताओ, रिकॉर्डिंग
तुम कैश की करोगे या क्रेडिट की करोगे क्रेडिट या दोनों की करोगे? कैश दोनों क्रेडिट की करेंगे। दोनों की करोगे। हम कैश की भी करेंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की भी रिकॉर्डिंग करेंगे। ऐसे कैसे? अगर सिर्फ मतलब क्रेडिट को रिकॉर्ड करना ये तो समझ में आ रहा है कि मुझे किससे कितना पैसा लेना है, ये मेरे पास लिखा हुआ रहना चाहिए, बराबर। लेकिन मुझे कितना पैसा आया वो भी तो लिखा हुआ होना चाहिए। अगर मैं तुमको पूछूं तुम्हारे साल भर का सेल कितना है, तो तुम सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके वही सेल बता पाओगे जो क्रेडिट सेल है। क्या वो तुम्हारा टोटल सेल है? नहीं। तो इसीलिए टोटल सेल अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमको कैश भी रिकॉर्ड करना होगा और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना होगा। सेल्स भी, परचेज भी, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस। समझ में आ रही है बात? ओके। तो वही ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, अभी ये एंट्री, नरेशन, गुड्स में देखो सिलेक्टेड आइटम्स ही अभी डिस्कस कर रहा हूँ, सारे आइटम्स अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एंट्री क्या होती है, नरेशन क्या होता है, ये बात, ठीक है। गुड्स, गुड्स मतलब क्या? मटेरियल जो अपने नीड का हो। जो भी बेचते एग्जैक्टली हम जो गुड मतलब जो मटेरियल बोलो, जो खरीद रहे हो। परचेज हाँ, तो परचेज दो टाइप के हो सकते हैं ना। तू कल था क्या? नहीं नहीं नहीं, तेरा नाम क्या है? शिवम पिपाड़ा हाँ, तो अभी देख परचेज दो टाइप के हो सकते हैं। एक हम जो खरीद रहे वो वापस बेचने वाले, और दूसरा हम खरीद रहे लेकिन उसको यूज करने वाले, बराबर ना। कल याद आ रहा है डिस्कस किया था। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो। हाँ, तो कैश सॉरी जो हम वापस बेचने के लिए अगर कुछ परचेज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं गुड्स। मतलब जिस चीज़ में हमारा बिजनेस है, बराबर ना। हमारा बिजनेस मान लो, जैसे मैं एग्जांपल लिया था कल फर्नीचर का, फुटवेयर का, बराबर ना। तो मैं क्या खरीदूंगा बेचने के लिए वापस? फुटवेयर। तो फुटवेयर का जिसका बिजनेस है उसके लिए फुटवेयर क्या हो गया? बिजनेस हो गया, गुड्स हो गया, सॉरी, बराबर। उसका वो बिजनेस उसका है ना। लेकिन अभी फुटवेयर का जिसका बिजनेस है उसने फर्नीचर भी परचेज किया। अभी वो फर्नीचर उसने वापस बेचने के लिए परचेज किया गया? नहीं, उसने वो यूज करने के लिए, बराबर ना, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने के लिए, है ना। इसको हम बोलते हैं एसेट। क्या बोलते हैं? आएंगे एसेट पे वापस आने वाले हैं। लेकिन जो चीज़ हम खरीद रहे हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, ठीक है, उसको हम एसेट बोलेंगे। अभी के लिए इतना दिमाग में रखो, जब एसेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो खरीद रहे फिर से सेल करने के लिए, वो गुड्स। तो अभी हर एक का बिजनेस अलग है, तो हर एक के लिए गुड्स अलग हो जाएगा। जिसका फुटवेयर का बिजनेस है उसके लिए फुटवेयर बिजनेस है, जिसका कपड़े का बिजनेस है उसके लिए कपड़ा गुड्स है या ना, जिसका किराने का शॉप है उसके लिए राशन गुड्स है, बराबर ना, है या ना। अभी हम बेचते क्या है पता है क्या? हम गुड्स बेचते हैं एंड हम सर्विसेज भी बेचते हैं। हम सर्विसेज भी बेचते हैं। अभी जैसे मान लो तुम यहाँ पे क्लास में आ रहे हो, बराबर ना, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, बराबर ना, ये मैं तुमको सर्विस दे रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि मैंने क्या सेल किया तुमको? सर्विस सेल किया। मेरे पास तो गुड्स कुछ है ही नहीं देने के लिए, बराबर ना, हाँ या ना। हाँ, तो गुड्स एंड सर्विसेज ऐसा होता है। तो फिर जैसे तुमको अभी जीएसटी पता होगा, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब तुम अगर गुड्स बेचोगे या सर्विस बेचोगे उसके ऊपर का टैक्स, बराबर ना। तो बेच हम दो चीज़ें सकते हैं। जिसका जो मेरा बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करना है, मैं गुड्स नहीं बेचता, बराबर ना। तो ये मेरे लिए मैं सर्विस बेच रहा तुमको, और जिसका बिजनेस गुड्स का होगा, मतलब कोई चीज़ खरीद के बेच रहा है, उसके लिए वो गुड्स हो जाएगा। क्लियर है बात? पक्का। तो कुछ एग्जांपल वही दिए कि मेडिकल वालों के लिए मेडिसिन ये रहेगा, गुड्स रहेगा। हाँ, कोई सब्जी वाला है तो उसके लिए वेजिटेबल्स गुड्स रहेगा, समझ लो। कोई ऑटोमोबाइल वाला होगा तो उसके लिए गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स, टायर्स वगैरह ये सारे क्या होंगे? उसके लिए गुड्स हो जाएंगे। क्लियर है बात? पक्का। ओके। कैपिटल, कैपिटल के ऊपर आए तो मुझे एक बात बताओ। अभी तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे, तुमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कैसे स्टार्ट करोगे तुम? कैपिटल कुछ पैसा लेके आओगे ना बिजनेस में, उसी पैसों से तुम गुड्स भी खरीदोगे, तुम फर्नीचर भी खरीदोगे, तुम और दूसरा कोई ऐसे, हाँ, जगह भी खरीदोगे, या जगह रेंट पे लिए तो उसका डिपॉजिट दे दोगे। बात समझ में आ रही ना? हाँ, सैलरी। तो इनिशियल जो ओनर बिजनेस में जो पैसा लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं?
कैपिटल, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। आ रही बात समझ में? अभी कैपिटल ओनर है ना, कैपिटल में दो चीजें ला सकता है, एक तो वो पैसा ला सकता, और उस पैसों से वो एसेट्स खरीद सकता है, गुड्स खरीद सकता है, जगह खरीद सकता है, जगह के लिए डिपॉजिट दे सकता है या ना, ये सारी चीजें कर सकता है। दूसरा, मान लो कि उसने बिजनेस स्टार्ट करना है और फर्नीचर उसके पास पड़ा हुआ है, उसको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, तो वो फर्नीचर ही बिजनेस में लेके आ गया, वो फर्नीचर ही बिजनेस में लेके आ गया। बात समझ में आ रही? तो ये भी क्या कंसिडर किया जाएगा, एसेट, कैपिटल ही कंसिडर किया जाएगा। ये क्या कंसिडर किया जाएगा, कैपिटल। वो एसेट है, एसेट लाया बिजनेस में, एसेट तो है ही, लेकिन वो साइड बाय साइड क्या कंसिडर किया जाएगा, कैपिटल। क्यों? क्योंकि ओनर ने वो लाया है। तो ओनर कैपिटल दो फॉर्म में ला सकता, वो कैश में ला सकता और काइंड में ला सकता, इन कैश और इन काइंड। जो कैश में लाया वो पैसा बिजनेस में आया, वो बिजनेस में वो पैसा है, उससे वो बाकी की चीज़ें खरीदेगा। और इन काइंड में लाया मतलब वो कोई तो चीज़ लेके आ गया, गाड़ी लेके आ गया, समझ लो बात को, फर्नीचर लेके आ गया, कंप्यूटर लेके आ गया, पड़ा था उसके पास बोले। तो ये भी, ये एसेट तो आया है बिजनेस में, लेकिन साइड बाय साइड अपन उसको क्या बोलते हैं, वो कैपिटल है, क्योंकि उसको अलग से वो खरीदना नहीं पड़ा, वो उसके पास पड़ा हुआ था, तो बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस का यूज़ हो रहा है। पर्सनल यूज़ हो रहा है क्या उससे? नहीं, वो किधर लेके आया, बिजनेस में लेके आया, तो फिर वो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एसेट भी हो जाएगा, और वो ओनर ने लाया है इसीलिए वो कैपिटल भी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? पक्का। तो अभी कैपिटल में इतना डिटेल में दिया है क्या नहीं दिया पता नहीं। दूसरा अपन देखेंगे, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी, अभी एसेट और लाइबिलिटी क्या है हमको अभी तक मालूम नहीं है, तो इसके वजह से ये लाइन, ये जो दो लाइन है, इसको अपन एक 10 से 15 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, जब अपन एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, दो बातें, हम अकाउंटिंग करने वाले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर या बिजनेस। तुमको अकाउंटिंग करनी है, तुम ओनर के हिसाब से सोच के अकाउंटिंग करोगे या बिजनेस के हिसाब से सोच के अकाउंटिंग करोगे? बिजनेस के हिसाब से। अकाउंट्स में ना, अकाउंट्स के हिसाब से ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन्स। अकाउंट्स इन दोनों को अलग अलग पर्सन बोल के देखता है, उसके लिए ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। भले वो ओनर का ही बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस एक अलग पर्सन है, उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है अकाउंट्स के नज़र में। आ रही बात समझ में? तो अभी हमको अगर अकाउंटिंग करनी है तो हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। और दूसरी बात, हमको अकाउंटिंग जो करनी है, हमारा एंड टारगेट क्या है, हम क्यों सीख रहे हैं ये सब, हमको क्या बनाना है, या हमको क्या निकालना है। हम ये अकाउंटिंग जो कर रहे हैं क्योंकि हमको एलिजिबल होना है कि हम क्या निकाल सके, बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सके। बिजनेस का क्या निकाल सके? प्रॉफिट निकाल सके। प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करना है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बराबर ना, ये सीखना, हमको वहाँ तक पहुँचना है अब भी 11th में, बराबर ना। तो इसके वजह से ये जो प्रॉफिट निकलता है, मतलब हमको ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। मतलब क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, बराबर ना। तो ये जो एसेट और लायबिलिटी, ये जो टर्म्स है, ये बैलेंस शीट मतलब फाइनल अकाउंट्स में यूज किए जाने वाले टर्म्स हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें दिमाग में रखो, अकाउंटिंग हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, अकाउंटिंग हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे, क्यों सीख रहे? क्योंकि हमको क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट्स बनाना है। फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाना है? क्योंकि हमको बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमको पता करनी है कि क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर, पूरा साल बिजनेस करने के बाद, पूरा साल बिजनेस करने के बाद। समझ रहे हैं? तो अभी ये जो एसेट और लायबिलिटी है ना, ये वर्ड आपको थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं जब तुमको बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है बताऊंगा, तो तुमको समझ में आएगा कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, और फिर वो कैपिटल से कैसे कनेक्टेड है, वो कैपिटल से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, अभी वही यहाँ पे भी वही बोला कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, आएंगे इसके ऊपर भी। तो अब भी फिलहाल के लिए कैपिटल क्या है अपने लिए, बोलो कैपिटल क्या है अपने लिए? ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द बिजनेस। कैपिटल क्या है? ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ओनर जो भी पैसा लेके आ रहा है, या काइंड में अगर कोई एसेट में अगर कोई चीज़ लेके आए, तो वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है बिजनेस में।
बराबर ना, उसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और वो उसका क्या है, कैपिटल। तो अब भी फिलहाल के लिए कैपिटल मतलब क्या, ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस। ठीक है, कोई दिक्कत है? प्रॉफिट मतलब क्या, मुझे बताओ। अगर ये चीज़ तुमने 5,000 रुपये में परचेज की और तुम इसको 8,000 रुपये में बेच रहे हो, तो तुमको 3,000 रुपये का प्रॉफिट। तो तुमने ये परचेज किया, ये बेचा, इसके बीच में तुमको 1,000 रुपये का खर्चा हो गया, अभी प्रॉफिट कितना, 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। यही प्रॉफिट है ना, लॉजिकली एकदम। ऐसा मतलब कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। हाँ, तो मारवाड़ी दिमाग लगाने का, मैं 5 में खरीदा, 8 में बेचा, 1,000 रुपये उसमें मेरे को खर्चा हुआ, तो मेरा प्रॉफिट मैंने कितना कमाया, 2,000। जो कमाया हो मेरा क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स के टर्म्स में, प्रॉफिट। और वही अगर मान लो तुमने 5 में खरीदा है, 1,000 रुपये खर्चा किया है और 4 में बेच दिया, तो अभी तुमको क्या है, 2,000 रुपये का लॉस है। कितना सिंपल है, देखो। हाँ है ना, तो पूरा लॉजिकल है। तो वही बोला, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इट इज प्रॉफिट, इट इज प्रॉफिट। अभी ये लाइन तुमको समझ में नहीं आएगी, प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। अब वो कैसे इंक्रीज करता है, उसके ऊपर आएंगे। धीरे धीरे करके चीज़ें एक साथ अगर पढ़ने जाएंगे ना तो कुछ मतलब नहीं है, इसको धीरे धीरे करके लॉजिकली थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जब मैं और थोड़ा डीप डिस्कशन करूंगा तो वापस इस पॉइंट पे आऊँगा कि देखो प्रॉफिट के आगे एक सेंटेंस अपन ने छोड़ा, वो मतलब है उसका, समझ में आ रहा है। तो अभी के लिए प्रॉफिट मतलब क्या है, लॉजिक है, मतलब वो 5,000 की चीज़ 8,000 में बेचे, 1,000 रुपये खर्चा, 2,000 रुपये प्रॉफिट। अगर कम में बेचे तो मेरा लॉस। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, वो लॉस भी बोला हुआ है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसको अलग से कुछ। अभी बात है इनकम और रेवेन्यू। इनकम और रेवेन्यू ना, ये इंटर रिलेटेड है। ये क्या है, इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर मान लो मैं बिजनेस कर, मैं गुड्स बेच रहा हूँ या सर्विस बेच रहा हूँ, वो बेचने के बाद मुझे जो पैसा आ रहा है ना, वो मेरा क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू वो मेरा क्या है, रेवेन्यू। मैं रेवेन्यू के ऊपर आ रहा हूँ पहले। रेवेन्यू में अगर देखोगे तो इट इज इनकम दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। मतलब मैं अगर कुछ सेल कर रहा हूँ, मुझे जो पैसा मिला या मिलने वाला है, मैंने अर्न तो किया ना, भले अभी नहीं मिला, बाद में मिलेगा, बराबर ना, अर्न तो किया ना मैंने, कमाया ना वो पैसा, हाँ, तो वो जो है वो मेरा क्या है, रेवेन्यू, बराबर। और इनकम में अगर देखोगे तो बोला गया है कि इट इज रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जैसे मैंने बोला, ये क्या है, इंटर रिलेटेड है ना, दोनों में बात एक है। सिर्फ इनकम थोड़ा ब्रॉडर सेंस में आ जाता, इनकम में और 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती, जैसे कि मैं सेल कर रहा हूँ, ये तो मेरा रेवेन्यू है ही, ठीक है, ये मेरा इनकम है ही। प्लस अगर मान लो मेरे पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, मैंने उसका बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, अभी उस फिक्स डिपॉजिट पे मुझे क्या मिलने वाला, इंटरेस्ट। ये मेरा क्या है, इनकम, बराबर ना, है ना। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, उससे मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, तो एट द एंड मतलब 1 साल होने के बाद कंपनी अपने को उस शेयर्स के बदले देती है डिविडेंड। क्या देती है, डिविडेंड। तो वो डिविडेंड जो मुझे मिला है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट में मुझे जो रिटर्न मिलता है, अभी वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता या डिविडेंड के फॉर्म में हो सकता, ठीक है। ये दोनों मेरे लिए क्या है, इनकम, ठीक है। मैंने कोई चीज़ ऐसे किसी का कुछ तो काम कर दिया, उसके बदले उसने मेरे को कुछ कमीशन दे दिया, समझ रहे हो बात को, तो ये कमीशन मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। मेरी एक प्रॉपर्टी अलग से पड़ी हुई, ठीक है, उसको मैंने रेंट पे चढ़ा दिया, उसका जो मुझे रेंट मिलने वाला है, ये मेरे लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। ये रेवेन्यू नहीं हो सकता। रेवेन्यू स्ट्रिक्टली मेरा जो बिजनेस है, वो बिजनेस करके मैं जो पैसा ले रहा हूँ, वो मेरा रेवेन्यू है। लेकिन इनकम में रेवेन्यू भी शामिल है, प्लस बाकी और जो मुझे पैसा मिल रहा है वो भी शामिल है। आई बात समझ में? तो वही बोला गया है यहाँ पे, इट इज़ द, ये तो मतलब रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो पैसा आ रहा है वो तो है ही इनकम। आगे बोला गया, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज्ड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन एक्सेट्रा। समझ रहा क्या? पक्का? कोई दिक्कत है? कितने टर्म्स है क्या करने अभी तक? कैपिटल मतलब क्या? ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, बराबर, हाँ या ना? हाँ। उसके बाद प्रॉफिट, हाँ, तो मेरा जो बीच में डिफरेंस है, खर्चे और से जाके जो भी एक्स्ट्रा मेरे पास बच रहा हो प्रॉफिट, खर्चे और से जाके मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं बच रहा, उल्टा नेगेटिव में जा रही है अमाउंट, तो वो लॉस।
रेवेन्यू मतलब नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करके मुझे जो पैसा आ रहा है वो मेरा रेवेन्यू। इनकम मतलब क्या, तो रेवेन्यू प्लस बाकी मुझे और जो पैसा आ रहा है जो मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है उससे मुझे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो मेरा क्या है, इनकम। बराबर ना, तो वो इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, कमीशन हो सकता है, रेंट हो सकता है, ये सारा मेरा क्या है, इनकम है। समझ रहा क्या रे? हाँ नमन ना, हाँ समझिए कि हाँ ओके। अभी मैं नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रोज़ जो बिजनेस कर रहा हूँ ना उसमें मुझे कोई लोग आते हैं मेरे से ये चीज़ खरीदते और मुझे तुरंत पैसा दे के जाते हैं, बराबर। और कोई लोग आते हैं ये चीज़ खरीदते और बोलते हैं कि हफ्ते भर बाद पैसा दूंगा। अपन उसको बेचते, अपन मना करते क्या, नहीं अपन बेच देते उसको, बराबर ना, हाँ या ना। तो हाँ सिचुएशन अलग है बस। हाँ सिचुएशन अलग है, सेल है वो, बराबर ना। तो सेल कैश में हो रहा, क्रेडिट पे हो रहा, जो क्रेडिट में हो रहा उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल बोलते हैं, बराबर ना, हाँ या ना। हाँ अभी मान लो कि मैंने तुमको कैश सेल किया 5,000 रुपये का और तुमको क्रेडिट सेल किया 7,000 रुपये का, मेरा टोटल सेल कितना, 12,000 रुपीज़, बराबर। उसमें कैश कितना और क्रेडिट सेल कितना, 7,000, लेकिन मेरा टोटल सेल इज 12,000, बराबर। अभी मुझे इससे कुछ पैसा आना है क्या, नहीं आना। मुझे पैसा किससे आना है, 7,000 रुपीज़, बराबर ना। अभी जिससे मुझे पैसा आने वाला है उसको मैं अकाउंट्स के टर्म्स में बोलता हूँ डेटर्स। क्या बोलता हूँ, डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स, बी साइलेंट है यहाँ पे। क्या बोलते हैं अपन इसको, डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या, मुझे जिससे पैसा आना है, मैंने उसको कुछ गुड्स या सर्विसेज पे किए दिए हैं और मुझे उससे पैसा आने वाला है। तो जो पैसा आने वाला है वो मेरे लिए, जिस बंदे से मुझे पैसा आने वाला है वो मेरे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। क्या हो गया, डेटर हो गया, ठीक है। जैसे हम क्रेडिट सेल कर रहे वैसे हम क्रेडिट परचेज भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बराबर ना। मतलब मुझे जिससे पैसा आना है उसी टाइम पे मुझे किसी को तो पैसा देना भी तो होगा, हाँ या ना। हाँ तो अगर मैंने कुछ परचेज किया है क्रेडिट पे, बराबर, मतलब उसको मुझे बाद में पैसा देना है, बराबर ना। ऐसे पर्सन को हम अकाउंट्स के टर्म्स में बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। समझ रहा, पक्का। ये दो नए टर्म्स वापस दिमाग में बैठ गए, लिखा रहा कुछ नहीं मैं, ये सिर्फ यही डिस्कशन अपन बार बार मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में यही बातें होने वाली है। डेटर क्रेडिटर ऐसे अभी तुमको लिखने की जरूरत नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में फिक्स बैठ जाएगा क्या है, ठीक है। तो डेटर मतलब क्या, जिससे पैसा आना है। क्रेडिटर मतलब क्या, जिसको पैसा देना है, बराबर। हमको जिसको पैसा देना है, हमको मतलब किसको, बिजनेस को। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस के। तो बिजनेस को जिस, बिजनेस रे कौन बोला ओनर, बिजनेस ओनर का बिजनेस है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग है। इसके लिए आप क्रेडिटर्स हो, किसके लिए, हाँ उसके लिए मैं क्रेडिटर हूँ, बराबर ना, हाँ या ना। हाँ लेकिन अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैं बिजनेस है मान लो, तो मेरे लिए मुझे इससे पैसा आना है, ये मेरे लिए कौन हो गया, डेटर, और मुझे तुझे पैसा देना है तो तू मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। तो एक टाइम मतलब दोनों के लिए वो है, लेकिन अपने को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस को जिससे पैसा आना है डेटर, जिसको पैसा देना है क्रेडिटर। हमारी बात समझ में, पक्का। अभी नॉर्मल बिजनेस में ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जहाँ पे मुझे जिससे पैसा आना है, भाई भाग गया, भाई भाग गया, मुझे पैसा जिससे आना था अभी वो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो जिससे पैसा आना है वो अगर नहीं आता तो हम उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स। समझ में आ रहा है, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड थी, डेटर, क्रेडिटर, बैड डेब्ट, बराबर। तो अभी वापस एक बार, डेटर मतलब जिससे पैसा आना है, क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है, बैड डेब्ट मतलब जिसे आना था वो अभी नहीं आएगा नहीं आएगा, वो भाग गया नहीं आएगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स हो जाएगा, ठीक है। एक लॉजिक और तुम्हारा डेवलप कर रहा हो, ये बैड डेब्ट्स कहाँ से अराइज हुआ, ये बैड डेब्ट्स डेटर से अराइज हुआ, क्योंकि जिससे आना था उसने नहीं दिया ना। तो ये बैड डेब्ट्स में अगर कुछ पैसा आएगा वो किस पैसे में से आएगा, वो डेटर्स के पैसे में से आएगा। खाली ये लॉजिक ध्यान में रखो, इसका इम्पैक्ट अपन बाद में देखेंगे क्या होता, लेकिन ये लॉजिक ध्यान में रखो। बैड डेब्ट्स में पैसा कहाँ से आ रहा, डेटर्स, मतलब
ऑन पेपर अमाउंट आ रही है कि मान लो मैंने 7,000 है, 2-3 लोग मिल के और मुझे टोटल 20-25 हज़ार रुपये आने थे, ठीक है, उसमें से एक बंदे ने मेरे को 4,000 रुपये देने थे, बराबर ना, वो भाग गया, तो मेरे जो पहले डेटर्स 25,000 के थे, अभी डेटर्स कितने के हो जाएंगे, 21,000 के, 4,000 क्या कहलाएगा मेरा, बैड डेब्ट्स कहलाएगा। बैड डेब्ट्स इज काइंड ऑफ लॉस, लेकिन वो क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट्स कहलाएगा, ठीक है। तो 25,000 का हिसाब लगा क्या, हाँ, 21,000 डेटर्स में 4,000 बैड डेब्ट्स, बराबर ना, हाँ या ना। तो वही तुमको यहाँ पे दिया गया था, ये रहा डेटर, क्रेडिटर और बैड डेब्ट्स। हो गया क्लियर, पक्का, दिक्कत नहीं ना कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हुए अपन और कुछ टर्म्स देखते हैं, आते हैं हम एसेट के ऊपर। देखो लॉजिक, टेक्स्ट बुक की लॉजिक से नहीं जाने का अपने को। मैं सैलरी दे रहा, सैलरी का पेमेंट कर रहा, ये मेरे लिए क्या है, सैलरी मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, हाँ, खर्चा हो गया ना, हाँ, खर्चे को अपन बोलते हैं एक्सपेंस, ठीक है। तो मैं सैलरी दे रहा, सैलरी मेरे लिए क्या हो गया, सैलरी मेरे लिए हो गया एक्सपेंस, बराबर। मैं रेंट दे रहा, रेंट भी मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, बराबर। मैं गुड्स परचेज कर रहा, ये भी मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, बराबर ना। और मैं मशीनरी परचेज कर रहा, ये भी मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। लॉजिक एक ही है कि ये मेरे खर्चा क्या क्या है, परचेज मेरा खर्चा है, सैलरी मेरा खर्चा है, रेंट मेरा खर्चा है और मशीनरी मेरा खर्चा है, बराबर ना। अभी इनमें ना ये 3 आइटम्स में और इस आइटम में एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है मैं तुमको बताता हूँ। परचेज जो है वो मैं साल में एक बार करता है ना, साल भर का परचेज एक बार करता है। मैं गुड्स का परचेज साल में एक बार करता क्या, एवरीडे। हाँ, तो देखा जाए तो नॉर्मल बिजनेस कोर्स में रोज परचेज की ऑर्डर डालनी पड़ती है, बराबर ना, हाँ या ना। सेल मैं साल में एक बार करता, एक बार का सेल करते हैं, खत्म, मेरे को अभी कोई टेंशन नहीं साल भर, ऐसा है क्या, रोज करते अपन से, बराबर ना। सैलरी हर महीने देते, मंथली देते ना, हाँ या ना, हाँ। सैलरी अगर मैं दिया, मान लो तुम मेरे एम्प्लॉइज हो, ठीक है, मैंने 1 महीना तुमने काम किया, मेरे को तुमको सैलरी दी, बराबर। मतलब मैं जो तुमको सैलरी दे रहा, वो सैलरी पे तुम कितने दिन मेरे पास काम करोगे, 1 महीना काम करोगे। मतलब मैं जो तुमको सैलरी दे रहा हूँ, मुझे उसका बेनिफिट कितने दिन के लिए मिल रहा, सिर्फ 30 दिन के लिए। उससे ज़्यादा अगर मैंने तुमको सैलरी नहीं दिया तो तुम मेरे पास काम करोगे क्या, मुझे तुमसे कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ठीक है, वो मैंने तुमको बोला ये महीने की सैलरी और अगले महीने की सैलरी दोनों एक साथ दे सकते हो, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बात समझ रहे हो क्या, नहीं। लेकिन वैसे देना तो मुझे 2 महीने का, और 2 महीने का मैंने सैलरी दिया, मतलब मैंने बेनिफिट कितना लिया तुमसे, 2 महीने का, बराबर ना, हाँ या ना, हाँ। सिमिलरली रेंट भी, सिमिलरली रेंट भी। लेकिन मैं अगर मशीनरी परचेज करूँ तो मुझे उसका बेनिफिट कितने टाइम के लिए मिलेगा, जब तक उस मशीनरी की लाइफ है तब तक, बराबर ना, जब तक वो मशीनरी खराब नहीं होती तब तक। हाँ, हर महीने मशीनरी परचेज करते क्या रे, हाँ, हर महीने फर्नीचर बनाते क्या दुकान का, नहीं ना। मैं तुमको ये लैपटॉप के जरिए पढ़ा रहा हूँ, मैं हर 2-3 महीने 4 महीने में लैपटॉप बदलता क्या, नहीं। तो हम जो खर्चा कर रहे हैं ना, हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जिसका बेनिफिट हमको किसके हिसाब से करना है, हम उससे बेनिफिट जो ले रहे हैं उसके हिसाब से सोचना है, ठीक है। तो बेनिफिट लेस देन 1 ईयर और बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, ठीक है। ये तीनों चीजें जो है ना, इसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर है, और ये मशीनरी का जो बेनिफिट है ना, ये मोर देन 1 ईयर। बात समझ रहे हो, हाँ। तो ये जो 3 चीजें है ना, ये मेरे लिए क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई। ये जो मशीनरी है ना, अकाउंट्स के टर्म्स में, ये मेरे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया।
ये मेरे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। ठीक है, तो अभी ऐसी चीज़ जो मैं खरीदता हूँ बिजनेस में यूज करने के लिए, और उसका जो यूसेज है ना वो मोर देन 1 ईयर रहने वाला है, उसका यूसेज मोर देन 1 ईयर है, मतलब उससे मिलने वाला बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है या ना, तो वो चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, एसेट बोलूँगा। अभी मुझे बताओ, मैं तुमको पूछूंगा तो मुझे बताना एसेट है या नहीं है। मशीनरी एसेट है या नहीं है, फर्नीचर एसेट है या नहीं है, लैंड एसेट है या नहीं है, बिल्डिंग एसेट है या नहीं है, कंप्यूटर एसेट है या नहीं है, लैपटॉप एसेट है या नहीं है, ये सारी चीज़, ये क्या हो गई अभी, एसेट दिमाग में बैठ गया ना। अलग से कुछ तुमको लिख के देने की जरूरत है क्या मुझे, कुछ भी नहीं। अभी ये वो चीजें हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसको टच कर रहे हैं, ये टेबल है, अरे ये लैपटॉप है, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं अपन, उसका यूज़ वैसा कर रहे हैं, बराबर ना। ये हो गया एसेट। ठीक है, एसेट में एक और टाइप होता है, तुमने गुडविल सुना है क्या, गुडविल वर्ड सुना है, गुडविल? हाँ, क्या होता है गुडविल का मतलब? जितना तुमको पता है, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा तुमको, मेरे लिए तो तुमको कुछ नहीं पता है, लेकिन तुमको जितना पता है वो बताओ मुझे। गुडविल तुमने सुना है ना, ये वर्ड सुना है ना, तो गुडविल सुनते तुम्हारे दिमाग में इसके पहले क्या आता था, मतलब क्या है? अपना नाम बना हुआ है। ओके, और गुडविल मतलब वही है, अपना नाम बना हुआ है, रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस, रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस। आप कोई भी दुकान, कोई भी बिजनेस देख लो, हर एक ने मार्केट में अपना अपना नाम बनाया हुआ है। अगर इस बनाए हुए नाम को, अगर इस रेप्यूटेशन में मैं कुछ वैल्यू डाल सकूं, इसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकूं, वो गुडविल है मेरे लिए, वो गुडविल है मेरे लिए, बराबर ना। अभी मान ले तेरा एक बिजनेस है, तूने अच्छा खासा नाम बिजनेस में मार्केट में कमाया हुआ है, तेरा बिजनेस में खरीदना चाहता है, तो तू जितना दुकान में तेरे मटेरियल है उतने पे मुझे बेचेगा या उससे ज़्यादा में तू मुझे ज़्यादा बेचेगा? क्यों? क्योंकि तू बोलेगा भाई हाँ, तो ये मटेरियल तो तू ले ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ तू मेरा नाम भी ले रहा है। बात समझना, मेरे नाम से कस्टमर्स, मेरे पास, मैंने कस्टमर बेस बनाया हुआ है, मैंने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन, नाम कैसे बनता है, कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन रख के, अच्छे गुड्स बेच के, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके, बात समझ रहे हो ना? या ऐसी मतलब कैसी नाम बन जाता है? नाम दो टाइप का बनेगा, अच्छा है खराब नाम जिसका है उसका बिजनेस कौन परचेज करेगा? जाओगे तुम्हारे पास, मान लो मैंने पैसे दिए, मान लो जाओ बिजनेस खरीद के आओ कोई, तो तुम कैसा बिजनेस परचेज करोगे? जिसका मार्केट में नाम अच्छा है, बराबर ना, हाँ या ना? हाँ। तो अभी ये जो तुमने गुडविल का पैसा दिया, मुझे बताओ इसका बेनिफिट तुमको कितना मिलेगा रे? 1 साल में बेनिफिट खत्म हो जाएगा? नहीं। तो हाँ, वो कस्टमर बेस सेट करके दिया हुआ है उसने तेरे को, तूने मेरे को जब बिजनेस दे रहा था, बराबर ना। तो क्या 1 साल के बाद मेरा तूने बनाया हुआ कस्टमर बेस मैं जब खरीदूंगा तो खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। तो वो जो गुडविल मैंने तुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया, वो गुडविल के लिए दिया, वो गुडविल का जो बेनिफिट है वो मुझे मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है। तो गुडविल भी मेरे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। गुडविल भी मेरे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। तो हमने अभी एक और नया टर्म देखा, क्या? गुडविल। उसके बाद मान लो तुमने कोई एक चीज डेवलप कर दी, उसको यूज करने के लिए मैं तुमसे राइट्स खरीद रहा, वो तुमने डेवलप किए, तुमने तुम्हारे नाम पे रजिस्टर कर दिया, उसको पेटेंट्स बोलते हैं, उसको पेटेंट्स बोलते हैं, राइट्स भी बोलते हैं उसको, बराबर ना। तो वो चीज को मुझे यूज करना है, बराबर ना। अभी मैं कॉपी तो नहीं मार सकता, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, वही चीज मैं तुम्हारी यूज करूंगा, मैं तुमको बोलूंगा भाई जो भी रहेगा मैं इसका पैसा तेरे को दूंगा, बराबर। अभी मेरा वो बिजनेस हो, जैसे मान लो कि ये फ़ोन है, ये माइका फ़ोन है, इसका सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, बराबर ना। एंड्रॉयड किसने डेवलप किया है, मालूम क्या तुमको कुछ? जितना मेरे को मालूम है, एंड्रॉयड गूगल ने डेवलप किया। एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया है? गूगल ने, बराबर ना। लेकिन ये जो मार्केट में फ़ोन्स मिल रहे हैं, गूगल के तो मिल ही रहे, बाकी कंपनीज के भी मिल रहे हैं ना, और उसको भी वो क्या बोल रहे हैं? एंड्रॉयड फ़ोन है, बराबर ना। मतलब ये जो कंपनीज है, ये गूगल के पास से क्या ले रही? राइट्स ले रही। वो एंड्रॉयड सिस्टम इसमें डालने के लिए वो उसको पर पीस क्या दे रहा है? कुछ ना कुछ तो पैसा दे रहा होगा यूज़ करने के लिए, हाँ या ना। अब ये फ़ोन है, ये फ़ोन मतलब अभी मार्केट में मतलब 1 साल के बाद ख़त्म हो जाता है क्या? नहीं, ये मिलते रहता है, बराबर ना।
तो ये जो पेटेंट्स के लिए, पेटेंट्स का जो पैसा है, या अपन राइट्स यूज करने के लिए जो पैसा दे रहे हैं, बराबर नहीं, इसका बेनिफिट भी अपने को मोर देन 1 ईयर मिलता है, इसका बेनिफिट अपने को मोर देन 1 ईयर मिलता है। तो पेटेंट्स बोल लो, क्या बोला मैंने, पेटेंट्स। सारे नाम तुमको याद नहीं रहेंगे, लेकिन जब वापस कभी अपन डिस्कस करेंगे तो तुम ये तो बोल सकते हो ना, पेटेंट्स क्या है, क्या है। पेटेंट्स और राइट्स दो अलग बातें हो गई, दोनों वैसे देखा जाए तो एक किधर तो सिमिलर लाइन है, लेकिन पेटेंट्स बोलो राइट्स बोलो, ये क्या है, एसेट है ना मालिक, एसेट है या नहीं, हाँ एसेट है ना, हाँ। तो गुडविल एसेट है, पेटेंट एसेट है, राइट्स एसेट है। देख सकते क्या तुम उसको, छू सकते क्या तुम उसको, फील कर सकते क्या उसको, फिर कैसे एसेट। तुमने तो बोला सर मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, ये एसेट है जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये एसेट है। तो फिर ये कौन सा एसेट होगा। तो अभी एसेट में 2 क्लासिफिकेशन आ गए। एसेट में कितने क्लासिफिकेशन आए, 2। एक हुआ टैंजिबल और दूसरा हुआ इनटैंजिबल। दूसरा हुआ, अभी मुझे बताओ टैंजिबल मतलब कौन सा और इनटैंजिबल मतलब कौन सा। मतलब जो फील कर सकते हैं या हाँ एग्जैक्टली, जो देख सकते, जो फील कर सकते, वो मेरे लिए टैंजिबल एसेट हुआ। और जो एसेट है लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता, वो मेरे लिए इनटैंजिबल एसेट है, क्योंकि बेनिफिट मुझे इनटैंजिबल से भी हो रहा है और टैंजिबल से भी हो रहा है। बात समझ में है, हाँ। अच्छा, एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स भी बोला जाता है। एसेट्स को नॉन करंट, इसका दूसरा नाम है नॉन करंट एसेट्स। इसका दूसरा नाम क्या है, नॉन करंट एसेट्स। हम यूज नहीं करेंगे ये टर्म ज़्यादा, हम एसेट ही बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, एसेट ही बोलेंगे, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी बात नॉन करंट एसेट की आई है ना, ये निकाली इसलिए क्योंकि एसेट में 2 क्लासिफिकेशन और है, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। एक नॉन करंट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन हटा दो करंट। एक टैंजिबल है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इनटैंजिबल। तो एक नॉन करंट है तो दूसरा क्या हो जाएगा। सर अभी ये करंट एसेट मतलब क्या, ये करंट एसेट मतलब क्या। तो नॉन करंट एसेट तो समझ में आ गया ना तुमको, नॉन करंट एसेट समझ में आया। नॉन करंट एसेट मतलब वो चीज जो मेरे पास है रखी हुई, हाँ या ना, जिसको मैं टच कर सकता, फील कर सकता, या मैं जिसको टच भी नहीं कर सकता, फील भी नहीं कर सकता, लेकिन बेनिफिट मुझे मिल रहा है। कितना, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, बराबर ना। अभी ध्यान से सुनो, मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बोला डेटर। डेटर ये कंसेप्ट सिखाया। डेटर मतलब क्या, जिससे पैसा आना है, बराबर। उससे पैसा क्यों आना है, हमने उसको, हाँ मतलब क्या, क्रेडिट सेल किया। अभी गुड सर्विस जान दो, मैंने सेल किया, सेल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। मैंने कैसा सेल किया उसको, क्रेडिट सेल किया, बराबर ना, बराबर ना। मुझे लॉजिकली तुम एक बात बोलो, अगर मैं किसी को क्रेडिट सेल कर रहा हूँ, उसने मुझे बोला 2 साल बाद पैसे देता, चलेगा क्या तुमको, चलेगा क्या। हम क्रेडिट सेल करते हैं, कितने पीरियड के लिए रुकेंगे, बहुत लेस देन, बराबर ना, हाँ या ना, हाँ। तो जो लेस देन 1 ईयर की बात है वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, करंट एसेट। जैसे डेटर से जो पैसा आना है, मैं उससे पैसा आने के लिए कितना रुकूंगा, सर पे से पानी गया तो साल भर, उससे ज़्यादा रुकूंगा नहीं। उसके पहले में निकालूंगा पैसे उसके पास से, लेकिन फिर भी अपन क्या बोलते हैं कि हाँ बाबा ठीक है, देंगा 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 देंगा, 1 साल तक रुकते, उससे ज़्यादा नहीं रुकते, पैसे अपन निकाल लेते बराबर, हाँ या ना, हाँ। तो डेटर मेरा क्या हो गया, करंट एसेट। डेटर मेरा क्या हो गया, करंट एसेट। अच्छा, मैंने मान लो कुछ चीज़ें परचेज की, गुड्स परचेज किया मैंने, ठीक है, मेरे पास वो कितना टाइम पड़ा रहता है, कितना टाइम पड़ा रहता है मेरे पास। जिसका जो बिजनेस है, तुम है ना गुड्स परचेज कर रहे, बराबर ना। तुम्हारे अगर तुम दुकान पे बैठते रहोगे तो मुझे बोलो, अगर तुम जो चीज़ें बेच रहे हो ना, उसको खरीदने के बाद उसको तुम तुम्हारे दुकान पे एक पर्टिकुलर चीज़ कितना दिन, मोर देन 1 ईयर रहता है। हाँ ना, लेकिन फिर भी बेच दोगे ना, हाँ लेस देन 1 ईयर।
मेरे पास कोई चीज़ ऐसे 1 साल से ऊपर पड़ी रहेंगी, वो बहुत रेयर होता है। रेगुलर बिजनेस उसमें हाँ बाबा आया, माल बेचा, फिर परचेज किया, क्योंकि अगर वो 1 साल से ज़्यादा पड़ा रहने वाला है मैं वापस खरीदूंगा ही नहीं ना। मतलब परचेज मेरे पास साल में एक ही बार होगा फिर। समझ रहे हो क्या? हाँ या ना? तो मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है ना, वो स्टॉक मतलब जो स्टॉक पड़ा है उसको बेचा, फिर परचेज किया, फिर स्टॉक में आया, चलते रहता है साल भर में ये रोटेशन, बराबर ना? मतलब जो मेरे पास स्टॉक है वो लेस देन 1 ईयर ही रहने वाला है। हाँ या ना? हाँ। तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया? करंट एसेट हो गया। ये भी मेरे लिए क्या हो गया? करंट एसेट। एसेट हुआ, कौन सा एसेट हुआ? करंट एसेट, बराबर ना? हाँ या ना? हाँ। मेरे पास जो कैश बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी मेरा क्या है? हो सकता है ना दिन के एंड में मेरे पास कुछ पैसे पड़े हो जेब में, गले में, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। वो मेरा क्या है? करंट एसेट। वो मेरा क्या है? करंट एसेट, बराबर। और दूसरा, मेरे पास बैंक में कुछ पैसे पड़े रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास बैंक में भी तो कुछ बैलेंस रहेगा, जेब में भी पैसे, गले में भी पैसे और बैंक में भी पैसे। जो कैश बैलेंस है वो मेरे पास लिक्विड कैश है, जो बैंक में बैलेंस है वो मुझे जाके विड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास वो इन हैंड आएगा, हाँ या ना? तो बैंक बैलेंस ये भी मेरा क्या है? करंट एसेट। अभी इसको हम करंट एसेट क्यों बोलते हैं? और ऊपर वाले मेरे पास करंट जो एसेट है, इसके ऊपर जो एसेट थे ये मेरे करंट एसेट क्यों नहीं है? अभी इसका लॉजिक सुनो। जिसको मैं इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकता, जिसको मैं इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकता, वो मेरे लिए करंट एसेट है। वो मेरे लिए क्या है? करंट एसेट है। वो 1 साल से ज़्यादा मेरे पास नहीं रहता, उसका जो पीरियड है मेरे बिजनेस में रहने के, ठीक है? ऊपर के हम इजीली कैश में, तुम्हारे पास लैंड है, बेचने जाओ, निकलो बाहर, 10 मिनट में बेच के दो मेरे को, हाँ बेचोगे क्या? मशीनरी है, मैं बोला चलो पूरा दिन है तुम्हारे पास, बेच के दो, नहीं बेच पाऊँ। दीज एसेट्स आर नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, इसके वजह से वो नॉन करंट है। और जो करंट एसेट है दोज आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। डेटर से पैसा आना है, फोन लगाया, भाई पैसा भेज मेरे को चाहिए, वो बोला हाँ ठीक है भाई शाम तक दे देता, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। समझ में आ रहा है? स्टॉक पड़ा हुआ है, बेच दिया, गिराई आया, बेच दिया, पैसे आ गए, समझ रहे हो? इजीली कन्वर्टेबल। पैसे नहीं भी आए तो वो डेटर्स में कन्वर्ट हो गया, डेटर्स से अपन कितने दिन में लेने वाले? थोड़े दिन में लेने वाले वापस पैसे, हाँ। तो ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। झेपा या नहीं झेपा? पक्का ना? पक्का ना? एसेट के मेरे को 2 क्लासिफिकेशन टच और फील करने के हिसाब से बताओ। टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल के एग्जांपल्स दो। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, बराबर, हाँ या ना? इनटेंजिबल के एग्जांपल, राइट, गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है? अभी मुझे एसेट का बाइफर्केशन करंट और नॉन करंट के बेसिस पे दो। टेंजिबल और इंटेंजिबल, नॉन करंट एसेट। हाँ, ये नॉन करंट एसेट्स है, बराबर। और करंट एसेट्स? डेटर्स, स्टॉक, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, बराबर ना? हाँ या ना? नॉन करंट एसेट का, करंट एसेट क्यों है? डेटर्स, कैश तो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। और नॉन करंट एसेट क्यों है? वो इजीली कन्वर्टेबल नहीं। नॉन करंट एसेट का बेनिफिट हम मोर देन 1 ईयर ले सकते हैं, करंट एसेट का बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर ही मिल जाता है, बराबर, हाँ या ना? मतलब अभी जिससे पैसा आना है वो भी मेरा एसेट है। अभी सिर्फ एसेट बोलो, अभी करंट, नॉन करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये सब भूल जाओ, ठीक है? जिससे पैसा आना है ये भी मेरे लिए एसेट है। मेरे पास कोई लैंड पड़ी है वो भी मेरा एसेट है। मेरे पास कैश का बैलेंस पड़ा है वो भी मेरा एसेट है। मेरे पास बैंक में पैसे पड़े वो भी मेरा एसेट है। हाँ, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्या बोला मैंने? वो भी मेरी एसेट है। अभी मेरे को करंट नॉन करंट का कोई बाइफर्केशन नहीं चाहिए, तुम्हारे दिमाग में मैंने बैठा दिया है। अभी मैं सिर्फ आइटम्स का नाम लूंगा, तुमने खाली बोलने का एसेट है या नहीं, ठीक है? मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स में, एसेट है या नहीं? फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, एसेट है या नहीं है? मेरे पास गोल्ड है, एसेट है या नहीं है? एसेट है। किस नाम से? वो इन्वेस्टमेंट के नाम से आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट मतलब मैं इन्वेस्टमेंट्स के एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको, हाँ या ना? तो ये क्या हो गई मेरे लिए? एसेट ही होगा। और वापस इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे जिससे पैसा आना है वो भी मेरे लिए क्या है? एसेट है, ठीक है? उसके बाद
मुझे जिसको पैसा देना है वो, बराबर, हाँ या ना? इनको मैं बोलता लायबिलिटी। इनको मैं क्या बोलता? लायबिलिटी। लायबिलिटी। बिजनेस को जिसको भी पैसा देना है, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होती है। क्या होती है? बिजनेस को जिसको भी पैसा देना है, बिजनेस के लिए वो क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ। जिससे पैसा आना है वो क्या हुआ? एसेट हुआ। जिसको पैसा देना है वो लायबिलिटी हुआ। ठीक है, अभी लायबिलिटी में सबसे पहले नंबर पे मुझे एक बात होता है, अभी लॉजिकली अब बिजनेस अपन स्टार्ट किया है, अपन ने स्टार्ट किया थोड़ी देर पहले, कुछ ट्रांजैक्शंस किए। बिजनेस की सबसे पहली लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी मतलब क्या? बिजनेस को जिसको पैसा देना है। बिजनेस को सबसे पहले पैसा, मतलब सबसे पहले किसने बिजनेस को पैसा दिया? ओनर ने। वेरी गुड। तो ओनर जो पैसा ला रहा है, ओनर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब बिजनेस के लिए सबसे पहली लायबिलिटी क्या हुई? कैपिटल। पैसा बिजनेस का था क्या रे? वो किसका था? ओनर का था। हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अकाउंट्स बोल रहा है कि ओनर और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट करो। अलग अलग ट्रीट करोगे तब जाके तुम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करोगे। तो ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, जब बिजनेस बंद होगा अपना पैसा ओनर निकाल लेगा, हाँ या ना? बराबर। मतलब वो पैसा बिजनेस को वापस भी तो करना है उसको। हाँ, तो बिजनेस के लिए ओनर से आया हुआ पैसा मतलब कैपिटल। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। अच्छा, सिर्फ मान लो ओनर से आया हुआ पैसा, फिर बिजनेस और अपन रन करते हैं, थोड़ा बिजनेस ग्रो करते हैं, अपने को कभी कभार और पैसों की ज़रूरत पड़ती, और फंड्स की ज़रूरत पड़ती, तो फिर अपन क्या करते हैं? एग्जैक्टली, लोन लेते हैं। अभी लोन किससे किससे ले सकते भाई? बैंकों से ले सकते, मनी लेंडर्स से ले सकते, रिलेटिव्स और दोस्तों से भी ले सकते हैं, बराबर ना? हाँ या ना? हाँ। तो अभी जो बैंकों से लोन लिया हुआ है, बैंक लोन, क्या ये भी तो लायबिलिटी हो सकती क्या? हाँ। बाकी मनी लेंडर से पैसा लिया हुआ है, क्या ये भी लायबिलिटी है क्या? हाँ, क्योंकि देना है ना पैसा, है या ना? अगर किसी फ्रेंड से भी लिया, बिजनेस यूज के लिए लिया, फ्रेंड से लिया है गाड़ी खरीदने के लिए, अभी वो बिजनेस का कुछ लेना देना है उसमें? प्रैक्टिकली सोचोगे तो जो है वो बिजनेस करके पैसा वापस देने वाला है, लेकिन अपने को अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, वो बिजनेस की लायबिलिटी है, ओनर की लायबिलिटी, वो ओनर की लायबिलिटी है, बराबर ना? हमने अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस करने के लिए जो पैसा हम मार्केट से उठाते हैं वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। मतलब दो टाइप की लायबिलिटी बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, एक ओनर से लिया हुआ पैसा, एक बाहर से लिया हुआ पैसा, हाँ या ना? हाँ। दूसरा क्रेडिटर्स, उनको भी तो पैसा देना है, उनको भी तो पैसा देना है, हाँ या ना? तो बैंक लोन वगैरह उसमें आ गया क्या? क्रेडिटर्स, ये भी तो पैसा है या ना? हाँ। तो ये टोटल मिला के क्या हो गया? बिजनेस की लायबिलिटी हो गई। अभी बिजनेस की लायबिलिटी, एक ओनर को जो पैसा देना है वो, दूसरा आउटसाइडर्स को जो पैसा देना है वो। अभी आउटसाइडर के इसमें लोन भी आ सकता और क्रेडिटर्स भी आ सकते, लोन भी आ सकता और क्रेडिटर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, इधर तक समझ रहा पक्का? तो अभी अगर मैं पूछूं कि जिससे हमने क्रेडिट परचेज किया वो हमारे लिए क्या? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है बिजनेस के लिए? लायबिलिटी, बराबर। जिसको हमने क्रेडिट सेल किया वो हमारे लिए क्या? डेटर्स। और डेटर बिजनेस के लिए क्या? एसेट। मैंने बैंक से लोन लिया बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए वो क्या? लायबिलिटी, बराबर। मैंने तुझे पैसे लग रहे थे, मैंने तुझे लोन दिया, एसेट। लॉजिक बीइंग मुझे उससे आगे वाले, लेकिन मैंने तुझे पैसा दिया है या गुड्स दिया है और तुझे मुझे पैसा देना है? लोन हम ले भी सकते, लोन दे भी तो सकते भाई, है ना? तो जो लोन लिया है वो लायबिलिटी है, जो लोन दिया है वो एसेट है। अभी पैसा आना है ना, तो दो टाइप से आ सकता है, या तो मैंने क्रेडिट सेल किया है और मुझे पैसा आ रहा है, या तो मैंने उसको लोन दिया है और पैसा आ रहा है। जो क्रेडिट सेल किया है पैसा आना है उसको क्या बोलते हैं? डेटर। और जिसको लोन दिया है उससे पैसा आना है उसको हम क्या बोलते हैं? नहीं, लोन्स एंड एडवांसेस, तो लोन्स बोलते हैं, वो लोन ही हो गया। एक बैंक का लोन है, मुझे लोन टेकन एंड लोन गिवन, समझा? वो डेटर नहीं आएगा, यही तो समझाना था। डेटर वही होता है जिसको हम क्रेडिट सेल करते हैं और उससे पैसा आना है, वही डेटर है, बस बात खत्म।
लेकिन जिसको लोन दिया है उससे मुझे पैसा आना है, वो मेरा डेटर नहीं है। मुझे पैसा आना है लेकिन अकाउंट के टर्म्स में वो मेरा लोन गिवन है, मुझे उससे पैसा आना है। समझा? तो अभी लायबिलिटी में भी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी में भी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। मैंने बैंक से लोन लिया है, बैंक 1 साल के लिए लोन देती कह रहे, अगर तुमने थोड़ा देखा होगा, तुमको थोड़ा पता होगा, हाउस लॉन्ग टर्म भी लोन देती है। तो जो लॉन्ग टर्म लोन है वो नॉन करंट लायबिलिटी, लॉजिक वही है। हाँ, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। जो मोर देन 1 ईयर वाली लायबिलिटी है वो नॉन करंट, जो लेस देन 1 ईयर वाली लायबिलिटी वो लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। जो मोर देन 1 ईयर वाली लायबिलिटी है उसको नॉन करंट लायबिलिटी, जो मोर देन 1 ईयर लेस देन 1 ईयर वाली लायबिलिटी उसको करंट। अभी मुझे बताओ ये तीन में लेस देन 1 ईयर वाला कौन सा लायबिलिटी है? क्रेडिटर्स। एग्जैक्टली। जैसे डेटर से पैसा मैं जब चाहे ले सकता हूँ, वैसे क्रेडिटर्स भी अपने से जब चाहे पैसा ले सकते हैं। 1 साल के ऊपर कोई अपने लिए भी नहीं रुकेगा, है ना? तो क्रेडिटर मेरा क्या हो गया? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी समझ रहा क्या? पक्का? कोई दिक्कत है? आते टेक्स्ट बुक के एसेट। हाँ, अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट भी बोला जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी को फिक्स्ड लायबिलिटी भी बोली जाती है। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, किसी की मतलब उनका मीनिंग एक ही होता है। एनी फिजिकल थिंग, एसेट का मतलब है एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज एन एसेट। मैंने फिजिकल थिंग लिए या तो कोई राइट परचेज करा था, है ना, वो मेरे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। द ओनरशिप ऑफ द एसेट मस्ट बी विथ बिजनेस यूनिट। एग्जाम्पल, लैंड, गुडविल, पेटेंट्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ओनरशिप अपने पास होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। द एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, ये मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं, ये अपने लिए क्या हो गए? फिक्स्ड एसेट। हाँ, नॉन करंट अपन नॉर्मली अकाउंट्स में ना बोलचाल में अपन फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे उसको। नॉन करंट एसेट ये वर्ड तुमको तब यूज करना है जब तुम कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। बाकी जो फाइनल अकाउंट्स बनाओगे ना, उसमें अपन क्या यूज करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। जब कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो कुछ नहीं, वही चेक, लेकिन टर्म अलग है। अपन फिक्स्ड एसेट की जगह पे उसको थोड़ा सिस्टमैटिक कर दिया, ऐसा समझ लो। कंपनी के काम जरा सिस्टमैटिक होते हैं, ऐसा। अभी फॉर एग्जांपल लैंड और बिल्डिंग अपन ने लिया और 1 साल के अंदर ही बेच दिया, तो करंट में आ जाएगा। नहीं, देख, जब तू लेगा ना, तूने लिया ये इंटेंशन से नहीं होगा कि तू 1 साल के अंदर बेच देगा। ये इंटेंशन से तूने खरीदा नहीं होगा, तूने तो लेके रखा, बराबर ना? तो वो टाइम पे वो तेरा फिक्स्ड एसेट ही रहेगा। जब बेचेगा तो वो फिक्स्ड एसेट में से माइनस हो जाएगा, वो करंट एसेट में कभी नहीं आ सकता। हाँ, हालांकि अगर लैंड और बिल्डिंग खरीद के बेचना ये तेरा बिजनेस है, तो लैंड एंड बिल्डिंग तेरे लिए हो गया गुड्स, और तूने जो खरीद के रखा हुआ है वो तेरे लिए हो गया स्टॉक, और स्टॉक आता करंट एसेट। समझा? पक्का? करंट एसेट मतलब क्या? तो एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर, मतलब 1 साल, ऑपरेटिंग ईयर 1 साल, हाँ, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली, आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स। एग्जांपल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड। अभी बिल्स रिसीवेबल क्या है मत पूछो। बिल्स रिसीवेबल अपने को ये साल भी है, लेकिन उसका जो कंसेप्ट क्लियर होगा ना, वो 12th में होगा, क्योंकि तुमको एक चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें ये बिल रिसीवेबल का मतलब समझाया हुआ है। तब तक अपन खाली थोड़ा लॉजिकली इसको देखते रहेंगे, ठीक है? तो डेटर, बिल रिसीवेबल मतलब जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मतलब कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैंने बोला था, बराबर ना? ये सारे क्या हो गए? करंट एसेट्स। अभी आया फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स बाद में डिस्कस करेंगे। अपने को एक कंसेप्ट देखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें अपन एक और कंसेप्ट देखेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस टाइम पे मैं तुमको वो बताने के बाद बताऊंगा फिक्टिशियस एसेट क्या है, ठीक है? तो फिक्टिशियस एसेट पे अभी नहीं आएंगे। लायबिलिटी, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज। बिजनेस को जो पैसा देना है वो सारी क्या है? लायबिलिटी। इट इज अ डेट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट। एग्जाम्पल, लोन। हमने जो पैसा लिया रे भाई, बैंक से बोलो, ओनर से बोलो, दोस्त रिश्तेदार से बोलो, ये पैसा अपन ने क्या किया? उड़ाया। क्या किया? बिजनेस में यूज किया ना, मतलब उस पैसे का बेनिफिट अपने को कहाँ मिला?
बिजनेस से मिला, क्योंकि वो पैसा अपन ने क्या किया, बिजनेस में लगाया हुआ है या ना। हाँ, तो इसलिए अपन उसको लाइबिलिटी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वही बोला हुआ है कि फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस, उन पैसों का जो बेनिफिट बिजनेस को मिला हुआ है। तो एग्जांपल, लोन टेकन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? नहीं, और तुमको ओडी मालूम है क्या? बैंक ओडी सुना है क्या? वर्ड है नहीं। सीसी वर्ड सुना है क्या? बैंक से सीसी लिया है? नहीं, ओके ठीक। बैंक है ना, एक टाइप का लोन भी प्रोवाइड करती है जिसको ओडी बोलते हैं या सीसी बोलते हैं, जो 1 साल के अंदर अपने को उसको रिन्यू करना पड़ता है, हाँ या ना। तो इस टाइम पे मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट ये तो है लाइबिलिटी, लेकिन मुझे बोला अभी ये नॉन करंट है या करंट है? करंट है। क्यों? क्योंकि 1 साल में मुझे रिन्यू करना है, मैं मुझे वापस देगा, नेक्स्ट ईयर वापस मिलने वाला मेरे को लोन। समझा क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? तो मुझे सैलरी देनी थी तुमको, तो मेरे एम्प्लॉइज हो, मुझे तुमको सैलरी देनी है, ठीक है। 1 महीना हो गया, मैंने तुमको बोला कि भाई ये महीने का सैलरी ना तुझे अगले महीने में दूंगा, तो वो 1 महीने का सैलरी खर्चा इनकर तो हो गया, लेकिन मैंने दिया है क्या अभी तक? नहीं दिया। तो वो खर्चा मेरे लिए आउटस्टैंडिंग खर्चा कहलाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब द एक्सपेंस विच हैज बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड। एक्सपेंस कर दिया है, लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं किया। इसको परचेज के साथ मत जोड़ो, क्योंकि परचेज मैंने क्रेडिट परचेज किया, पेमेंट उसको भी मैं बाद में करने वाला, लेकिन उसको अकाउंटिंग के टर्म्स में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स, बराबर ना। उसके अलावा बाकी जो खर्चे मैंने इनकर कर दिए, अभी देखो मुझे एक बात बताओ, एकदम सिंपल लॉजिक बताता मैं तुमको। मैं अकाउंटिंग करता 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, बराबर। ये मेरा अकाउंटिंग ईयर हो गया, हाँ या ना। अभी मैं हर महीने की सैलरी, मुझे इसी पीरियड का मुझे क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। मुझे इसी पीरियड का क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है, बराबर ना। अपन इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, बराबर ना। अपन क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। वो कौन से पीरियड का होता है? ऐसे पीरियड अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च पे एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं उसको। अपन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अकाउंटिंग ईयर भी बोला जाता है, ठीक है। नहीं, AY का मतलब असेसमेंट ईयर होता है, वो टैक्स में मत जा, अकाउंट्स पे वो AY जो होता है ना, वो असेसमेंट ईयर होता है, उसका लॉजिक अलग है। सब मिला के वही चाहिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको FY AY बोला जाता, और अकाउंट के हिसाब से उसको अकाउंटिंग ईयर बोला जाता। उस पीरियड की तुमने अकाउंटिंग की, बराबर ना, हाँ या ना। मेरे बिजनेस में ना एक पॉलिसी होती है कि महीना, मतलब जो भी सैलरी है या रेंट है, जो भी सैलरी है या रेंट है, वो मैं मान लो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक काम किया, 1 महीने की सैलरी अगले महीने के 7 तारीख को दूंगा। अगले महीने के कौन से तारीख को दूंगा? 7 तारीख को, ठीक है। अप्रैल की सैलरी कब हुई? मई में। अप्रैल से कहानी चालू हो रही ना। अप्रैल की सैलरी कब हुई? मई में। मई की जून में, जून की जुलाई में, ऐसे करते करते मार्च की सैलरी कब हुई? मार्च की सैलरी हुई 7 अप्रैल 2022, और यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से तो मेरा दूसरा अकाउंटिंग ईयर चालू हुआ। समझ रहे हो क्या? तो ये जो मार्च की सैलरी है, जो मुझे नेक्स्ट अकाउंटिंग, वो बात देखी जाए तो 7 दिन का फर्क है, लेकिन एक रात में क्या बदल गया? ईयर बदल गया, बराबर ना। तो मुझे अगर 31 मार्च को मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने हैं, तो 31 मार्च को मुझे जितनी भी सैलरी है जो मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में देने वाला हूँ, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसको मैं क्या बोलता हूँ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। समझा क्या? ये मुझे अगले महीने देनी, 7 दिन बाद देनी है, लेस देन 1 ईयर की कहानी है। समझ रहे हो क्या? इसलिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है तुम्हारा? कौन सी लाइबिलिटी? नॉन करंट या करंट? करंट लाइबिलिटी। क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? करंट लाइबिलिटी पढ़ रहे हैं ना। ये लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका बाइफरकेशन यहाँ पे दिया करंट लाइबिलिटीज में। तो टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज में भी वापस क्या? फिक्स्ड लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी को क्या बोलोगे तुम? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? बैंक का लोन, ओनर का कैपिटल। समझ रहे हो क्या? ये सारा नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा।
तो फिक्स लाइबिलिटीज में वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स लाइबिलिटीज. मेजर सोर्स, ओनर से आया हुआ पैसा और बैंक से लिया गया लोन, ये मेजर सोर्स होता है बिजनेस रन करने के लिए, बराबर ना. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब अब ये बजाज वाले भी लोन देते हैं, बजाज फाइनेंस, हाँ या ना. हाँ, अभी बजाज फाइनेंस क्या बैंक है क्या? नहीं, बजाज फाइनेंस ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. समझा गया? पक्का? हाँ. तो उनसे ये भी लॉन्ग टर्म लोन अपने को प्रोवाइड करते हैं. सिक्योर्ड लोन्स मतलब लोन लिया है, उसके अगेंस्ट हमने कुछ सिक्योरिटी रखी है, मॉर्गेज रखा, कोई जगह मॉर्गेज रखी है, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है, गोल्ड मॉर्गेज रखा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड लोन. ठीक है. डिपॉजिट. हाँ, सिक्योरिटी, गिरवी. सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेती रे, मतलब बैंक से अपन पैसा मांग रहे हैं, बैंक बोल रहे पैसा दो डिपॉजिट के लिए. ओके, क्या पढ़ा? अच्छा, मुझे एक सच्ची बात बताना, लॉजिक समझाना. मैं तुमको रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, लेकिन तुमको लॉजिक समझाना पक्का. अगर मैं ऐसे नॉर्मली तुमको पूछूं एसेट है या लाइबिलिटी है, तो तुम क्या बोलो? मतलब तुम बोल सकोगे ना एसेट है या लाइबिलिटी है. आइटम अगर बोलूंगा मैं, उसमें अगर मैं पूछूं टेंजिबल है इंटेंजिबल है, बोल सकोगे ना. हाँ, फिक्स्ड है या करंट है, बोल सकोगे ना. लाइबिलिटी में भी फिक्स्ड है या करंट है, बोल सकोगे ना. हाँ या ना. हाँ, बस वही चाहिए अपने को, लॉजिक बिल्डअप करने का है, बस रटना कुछ भी नहीं है. मैं तुमको बोलूँ डेटर मतलब क्या, तो बोल सकते तुम. क्रेडिटर मतलब क्या, बोल सकते तुम. बैड डेब्ट्स मतलब क्या, बोल सकते. है ना. रेवेन्यू इनकम बोल सकते. एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, ये भी बोल सकते. अभी तो मैंने सैलरी दिया, मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस. मुझे रेंट मिला, मेरे लिए क्या है? ये इनकम, बराबर ना. मैं डिस्काउंट देता, मेरे कस्टमर आए मेरे पास, ठीक है, मैंने मान ला 1000 की चीज़ 900 रुपये में दी, 100 रुपये मैंने क्या दिया? 100 रुपये मैंने क्या दिया? डिस्काउंट दिया ना, बराबर. वैसे ही मैं यही चीज़ मेरे सप्लायर से खरीदता, ठीक है, वो मुझे 900 की चीज़ मुझे 800 में दे रहा. समझ रहे हो क्या? तो ये भी मुझे क्या मिला? डिस्काउंट मिला. मतलब डिस्काउंट हम देते भी है, डिस्काउंट हमको मिलता भी है. 2 टर्म्स और बता रहा. जो डिस्काउंट हम देते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और जो डिस्काउंट हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड. तो अभी मैं पूछूं डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम है, क्या बोलोगे तुम? जो डिस्काउंट मैंने दिया वो एक्सपेंस है. अभी तू लॉस बोल रहा है, ये एग्जैक्ट टर्म बोल रहा, उस पर बाद में आएंगे, उसमें बाद में आएंगे. सेकंड चैप्टर में तुमको समझेगा कि एक्सपेंस और लॉस ये एक जैसे चाहिए. और जो डिस्काउंट मुझे मिला है रिसीव्ड, वो मेरे लिए एक्सपेंस या इनकम है? इनकम, बराबर ना. अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे. तो अभी एक्सपेंस इनकम में बाइफरकेशन इन डिटेल अपन जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा अपन उसमें इन डिटेल जाते जाएंगे. हाँ या ना. हाँ, तो इतना अभी अपन कैपेबल हो गए कि हम एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, इसमें बाइफरकेशन कर सकते हैं, बराबर ना. कोई डाउट हो तो कुछ, चैप्टर खत्म हुआ नहीं, थोड़े टर्म्स अभी भी बाकी है. कोई डाउट हो तो पूछो. कुछ लिखने जैसी बात लगी क्या? कुछ भी नहीं. लिखना वही है जो अपने को कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, हाँ, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है. तुमको देखो 100 मार्क का पेपर आएगा ना, सुनना, 100 मार्क का, तेरे को लॉजिक बिल्डअप हो गया ना, उतना तो तुम मन से लिख सकता. दूसरी बात, 100 मार्क में से 80 मार्क का पेपर तुम्हारा, मतलब 80 मार्क्स का पेपर तुम्हारा न्यूमेरिकल है, 20 मार्क्स का पेपर तुम्हारा थ्योरेटिकल है. उसमें तुमको क्या आता पता है क्या? 1 सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, 5 मार्क के लिए. मैच द फॉलोइंग नहीं आएगा, एमसीक्यू भी नहीं आएगा. वो 12th में वो 20 मार्क का जो टेस्ट होगा वो 80 मार्क के पेपर नहीं. आंसर इन ब्रीफ तो इसमें होता ही नहीं है. तो 80 मार्क्स का, अभी मैं बोर्ड की भी बात कर रहा और 11th की भी बात कर रहा. अभी 20 मार्क्स कॉलेज के हाथ में, वो बाकी बाजू में रखो. जो 80 मार्क्स का पेपर तुमको आएगा ना, उसमें 20 मार्क्स थ्योरेटिकल और 60 मार्क्स न्यूमेरिकल है. तो 20 मार्क्स जो थ्योरेटिकल है उसमें तुमको 1 सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, 1 वर्ड या फ्रेज में आंसर दे दो. करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बताओ. समझ रहे हो कि ये
तो ये चीज़ें ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट या इनकरेक्ट, वन वर्ड या फ्रेज, ये लॉजिक से आती है। वन सेंटेंस भी अगर जब तक डेफिनेशन नहीं आता, वन सेंटेंस भी अपन अपने लैंग्वेज में लिख सकते ना, अगर अपने को लॉजिक पता है तो। हाँ या ना? तुमको अगर पूछ लिया गुडविल मतलब क्या, गुडविल क्या है? रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस, बस। ओके, रुकेंगे आज के लिए। कॉलेज में 45 मिनट्स कब खत्म होंगे इसके वेट में रहते, यहाँ पे 1 घंटा कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला। वो कल जो आया था, क्या नाम था उसका?